सो द स्टोरी इज सेट इन अ फ्यूचर फार 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 अवे, एक्चुअली 10,000 साल फ्यूचर में। तो इस समय तक इंसानी प्रजाति एक गैलेक्टिक स्पीसीज बन चुकी होती है। कई सारी गैलेक्सीज और प्लेनेट पे इनका राज चलता है, इंटरस्टेलर ट्रैवल अचीव कर लिया होता है ना। इस यूनिवर्स के बारे में कुछ बेसिक्स चीज़ें जान लो। इस यूनिवर्स में कंप्यूटर या किसी भी तरीके की थिंकिंग मशीन्स एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इंसानों ने हजारों साल पहले ही सेल्फ थिंकिंग मशीन्स पे रोक लगा दी थी। एक और बात यह कि इस समय में चलती है राजशाही, जिनमें सबसे ऊपर होता है इम्पीरियम और उसका होता है एक एम्परर, और उसके नीचे आते हैं रॉयल हाउसेज, अलग अलग हाउसेज जो कि अपने अलग अलग प्लैनेट्स पे राज करते हैं। इसका ऐसे समझ सकते हो जैसे इंडिया और उसके अलग अलग स्टेट्स हैं। थोड़ी वियर्ड एनालॉजी है बट सॉर्ट ऑफ ऐसे ही इंडिया एंड स्टेट्स, वैसे ही इम्पीरियम एंड हाउसेस। नाउ इस यूनिवर्स की सबसे कीमती चीज है स्पाइस मेलांज। ये एक रेत जैसा खनिज है जिसे पाया जाता है रेतीले ग्रह एराकिस में। अब इसकी इतनी कीमत इसलिए होती है क्योंकि इसी स्पाइस की वजह से इस यूनिवर्स में इंटरस्टेलर ट्रेवल पॉसिबल हो पाता है। अब आगे बढ़ते हैं और ड्यून पार्ट 1 जो कि इस नॉवल का आधा हिस्सा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट हाउसेस के बारे में बात करते हैं। पहले हाउस हार्कनेन जो कि अराकिस में कई सालों से स्पाइस का खनन कर रहा होता है। फिर आते हैं फ्रेमेंस जो कि अराकिस पे रहने वाले नेटिव लोग होते हैं और इनकी आंखें ब्लू कलर की होती हैं। अराकिस के रेगिस्तान में होते हैं बहुत बड़े बड़े लगभग आधा किलोमीटर लंबे सैंड वॉर्म्स। फिर आते हैं बेने गेसरेट जो कि औरतों का एक समूह होता है जो कि किसी भी साम्राज्य को प्रभावित कर सकता है, और साथ ही साथ इनका एम्परर के साथ भी काफ़ी जान पहचान होती है। और तो और इन्हें जादू टोना भी आता है, मतलब इन्हें तुम पावरफुल विच का एक समूह बोल सकते हो। और फिर आते हैं हाउस एट्रेडिस, जिस घराने में होता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पॉल एट्रेडिस, जो कि एट्रेडिस घराने का राजकुमार होता है। इनके पिताजी लीटो एट्रेडिस का पूरे साम्राज्य में बहुत इज्जत होती है, और इनकी माँ लेडी जेसिका एक बेने गेसरेट होती हैं, और ये पॉल को भी बेने गेसरेट जैसी ट्रेनिंग देती हैं। पॉल को लेके एक भविष्यवाणी होती है कि ये क्वसा हेटरेच बनेगा, एक मसीहा, जिसकी वजह से इसके अंदर कई सारी ताकत भी होती है। इसे अराकिस के अजीब अजीब सपने आते हैं जो कि असल में भविष्य होते हैं। नाउ स्टोरी शुरू होती है और एम्परर का आदेश आता है कि अराकिस पे अब हाउस हार्कनेन नहीं बल्कि हाउस एट्रेडिस स्पाइस का खनन की जिम्मेदारी लेगा। नाउ हाउस हार्कनेन इतने सालों से यूनिवर्स की सबसे कीमती चीज पे कंट्रोल की वजह से बहुत पावरफुल और रिच हो गए होते हैं, लेकिन एम्परर के इस आदेश से हाउस हार्कनेन के कई लीडर्स गुस्सा रहते हैं। लेकिन हाउस हार्कनेन का जो लीडर होता है बैरन हार्कनेन, इस मूवी का विलन, जो कि सिर्फ 5 मिनट का स्क्रीन टाइम लेके आता है, लेकिन जो इम्पैक्ट किया है इसने, जब जब स्क्रीन पे आता है डोमिनेट किया है इसने। My desert. My Arrakis. My Dune. खैर, इसे पता होता है कि एम्परर ऐसे ही हाउस एट्रेडिस को ड्यून की जिम्मेदारी नहीं दे देंगे। एट्रेडिस वालों को लेकर एम्परर कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर रच रहे होंगे, और यही बात लीटो एट्रेडिस को भी आभास था। अराकिस पेन के साथ कुछ ना कुछ एम्परर द्वारा जरूर होगा, लेकिन क्योंकि एम्परर का आदेश था इसलिए हाउस एट्रेडिस को उनके आदेश का पालन करके अराकिस के लिए जाना पड़ता है। We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. और जैसा कि सोचा था, हाउस हार्कनेन एम्परर के साथ मिलकर अराकिस में हाउस एट्रेडिस पे हमला कर देता है, जिसमें लीटो एट्रेडिस और हाउस एट्रेडिस के कई सारे मेंबर्स मारे जाते हैं। लेकिन इसमें पॉल एट्रेडिस और लेडी जेसिका किसी तरीके से अपने पावर्स का इस्तेमाल करके बच जाते हैं। नाउ ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है, इसमें और भी कई सारे कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे डंकन आइडहो, गर्नी हैलेक, लीड काइंस और भी कई सारे कैरेक्टर्स। खैर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पॉल और उसकी माँ लेडी जेसिका किसी तरीके से बचते बचाते हुए फ्रेमेंस के एक ग्रुप के पास पहुंचती हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात होती है उनके लीडर स्टिलगार से, और पॉल की मुलाकात होती है चानी से। चानी यही लड़की होती है जो कि पॉल को बार बार अपने सपनों में दिखाई दे रही होती है। यहाँ पॉल और जेसिका स्टिलगार से मदद मांगते हैं, और स्टिलगार इन दोनों को अपने ग्रुप में शामिल करके ले जाता है बाकी फ्रेमेंस के पास। खैर अब इसके आगे की कहानी हमें पता चलेगी ड्यून पार्ट 2 में, जिसमें और भी कई सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे, और एक और इम्पॉर्टेंट हाउस करीनो का भी इंट्रोडक्शन होगा। अब मैं तो चला ड्यून पार्ट 2 देखने, क्योंकि ड्यून पार्ट 1 का जो थिएटर एक्सपीरियंस था, क्या कमाल का एक्सपीरियंस था, खासकर साउंड डिजाइनिंग और सिनेमेटोग्राफी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। अब आगे मिलते हैं ड्यून पार्ट 2 की बातों के साथ।